Hello students, welcome to LU Update and we came with a video that is more relevant to BCom and MCom students. So students, ये जो वीडियो है जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, ये BCom और MCom की जो स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला वीडियो है, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट 30 से 40 क्वेश्चंस एम कॉम की एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है एम कॉम या बी कॉम की, उसमें आने के चांसेस हैं और हर बार आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर होंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको इस जो वीडियो है इसकी आपको पीडीएफ मिले, तो आप हमारा ऐप LU अपडेट ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, दूसरी बात, अगर आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है और आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ, तो उसके लिए आप हमारा वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिसके नॉमिनल चार्जेस है सिर्फ 99 रुपीज़। तो आप वहाँ से कोई भी कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी एंड बिगिन अवर टॉपिक विद some industries and institutions with their establishment dates. So first we will see that RBI, the Reserve Bank of India, it was established in 1935. जो RBI है, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1935 में। देन IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इट was established in 1948. Then SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, it was established in 1955. Then Unit Trust of India, that was established in 1964. LIC, Life Insurance Corporation of India, it was established in 1956. Students, please remember these topics and with their dates, क्योंकि मोस्टली ये डेट्स इनकी पूछी जाती हैं कि कब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी। नाउ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, that was established in 1972. Then regional rural banks in 1975. Then Housing Development Finance Corporation Limited, it was established in 1977 for giving loans related to housing. Then ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, it was established for giving credit to industries. So it was established in 1995. देन IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट वॉज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो 1964 में आया। देन EXIM, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1985 में आए। देन नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो 1982 में आया। एंड ये नाबार्ड को स्पेशली एग्रीकल्चर एरिया के लिए लाया गया कि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी कि जो फार्मर्स हैं उनको इतना ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं होता था कि जिससे उनको एग्रीकल्चर में हेल्प हो पाए, तो उनको एग्रीकल्चर फंड्स फाइनेंस देने के लिए नाबार्ड को स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़ ही लाया गया। देन NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो 1988 में आया। देन सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियल बैंक्स थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ थी छोटी छोटी, जो या तो सिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी, लार्ज इंडस्ट्रीज़, उनके आगे टिक नहीं पा रही थी, तो उनके लिए जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आया था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, तो ये 1990 में आया था। देन सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट केम टू रेगुलेट आवर कैपिटल मार्केट, जो हमारी कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी आया था। तो इसको वैसे तो ये आया था 1988 में, लेकिन इसको जो बोलते हैं ना एक लीगल जो उसको एक पहचान मिली, वो 1992 में मिली बाय सेबी एक्ट। और सेबी के अंडर म्यूचुअल फंड्स का भी रेगुलेशंस भी आता है, यानी म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी ही करती है। देन IRDI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
हमारे जो इंडिया में जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए जो एक अथॉरिटी डेवलप की गई वो आई थी 1999 में इरडाई, ठीक है, इरडा बोलते हैं इसको, इरडा, ठीक है। देन एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट केम इन 2008, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी 2015. Now we are going to see about bank. Students, please remember that bank is originated from the Greek word bank which means banking. ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड बैंक से लिया गया है, बैंक, बैंकिंग। एंड जो एंशियंट जो इंडिया थी वहाँ पे जो लोग थे वो बेंच पे बैठ के ये सारा मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिस्कशन करते थे, लेन देन करते थे मनी का। तो बैंको वर्ड भी कहीं कहीं भी यूज़ होता है बैंक के लिए, तो वो भी वहीं से लिया हुआ है, यानी बेंच से बैंको वर्ड लिया, उसके बाद बैंक वर्ड जो है बना, ठीक है। नाउ सी फर्स्ट बैंक जो थी, तो फर्स्ट बैंक आई थी 1148 में, इसका नाम था कासा दे सैन जियोर्जियो। और फर्स्ट पब्लिक बैंक जो आई थी ना वो बैंक ऑफ विनाइस थी जो 1157 में आई थी। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर स्पेशली फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, एंड ये जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं कंट्री में वही होती हैं, और ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में दिखती हैं। फॉरेन बैंक्स यानी कि वो ऐसी बैंक्स जो कि जिसका ओरिजिन फॉरेन में हुआ, मतलब उसका इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन में हुआ और उसकी सब्सिडरी या तो उसकी मतलब एक उसकी ब्रांच है जो इंडिया में हो, उसको फॉरेन बैंक्स बोलते हैं। देन इंडस्ट्रियल बैंक्स यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि इरडा है वो आएगा इंडस्ट्रियल बैंक्स में, इरडा। देन एग्रीकल्चर यानी इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इंडस्ट्रियल बैंक है। देन एग्रीकल्चर बैंक में नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो एग्रीकल्चर के लिए बैंक है, जो स्पेशली एग्रीकल्चर को फाइनेंस देने के लिए होती है, वो एग्रीकल्चर बैंक्स होती हैं। देन सेविंग्स बैंक्स, यानी ज़्यादातर ये बैंक्स किस लिए आती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आती है तो वो सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए। देन इंडिजिनियस बैंक्स यानी ऐसी बैंक जो इंडिया के जो कॉमन जो वहीं का ही लोकल पीपल का ही जो कैपिटल से बनी हो उसको इंडिजिनियस बैंक बोलते हैं। और सेंट्रल बैंक, ये एक मेन बैंक होती है, या सेंट्रल बैंक जो होती है मेन बैंक जो किसी भी कंट्री की होती है, और वो क्या करती है मनी फ्लो को कंट्रोल रेगुलेट करती है। जैसे कि हमारी इंडिया की आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई हमारा मनी फ्लो कंट्रोल करती है, एंड ये इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। एंड स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में जाके कि जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई वो नेशनलाइज कब हुई थी, इसका आंसर आपको देना है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक? मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं बैंक्स के। प्राइमरी फंक्शन यानी कि जो मेन फंक्शंस होते हैं, तो मेन फंक्शन बैंक्स के होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू ग्रांट लोन एंड क्रेडिट देना, और यही सब चीज़ें मेन फंक्शंस होते हैं बैंक्स के। एंड सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं वो सेकेंडरी फंक्शंस में वही आते हैं, जैसे कि टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ कस्टमर्स और कमर्शियल पेपर्स, टी बिल्स इशू करना, और यही सब चीज़ें जो होती हैं कैश क्रेडिट डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। और डेवलपमेंट फंक्शंस जैसे कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस देना या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड जो काम करना, वो सब डेवलपमेंट फंक्शंस में आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट WTO। तो WTO क्या है, ठीक है, तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो आया है GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बाद, ठीक है। जो GATT है ये आया था 1947 में, और इसका टाइम पीरियड था 1947 से लेके 1994 तक, दिसंबर 1944 तक, जिसके बाद और जिसको जो GATT है उसको 23 मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया था, उनके फंड से बना है। और GATT का जो हेड क्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है,
उसके बाद डब्ल्यूटीओ आया 1 जनवरी को 1995 में। और ये जो डब्ल्यूटीओ है वो किसका रिज़ल्ट है? उरुग्वे अराउंड, जो उरुग्वे राउंड हुआ था सेवन्थ, कम से कम 7 महीने, जो 7th राउंड हुआ था, इसमें जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे जो 7th राउंड हुआ था, जिसको उरुग्वे राउंड बोला जाता है, उसका रिज़ल्ट क्या आया? डब्ल्यूटीओ। और फॉर्मली ये डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 में आया, और जिसमें 162 मेंबर कंट्रीज़ हैं। किसमें? डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 162, और जिसमें इंडिया एक फाउंडर मेंबर है। ना रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, जो डब्ल्यूटीओ उसका काम क्या है? तो सबसे पहले कि टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। पहले जो ट्रेड था उस पर ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, तो उसको लिबरल करने के लिए, छूट करने के लिए, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके एंड एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा हो पाए, वो भी स्मूथ वे में। तो इसलिए WTO आया। देन स्टैब्लिशिंग रूल्स एंड टू सी वेदर द रूल्स आर फॉलोड और नोट, यानी कि रूल्स बनाने के लिए, जो ट्रेड रिलेटेड रूल्स हैं उसको बनाने के लिए WTO आया। देन जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आपको पता होगा डंपिंग है, ये सब चीज़ें पहले बहुत होती थी, तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए भी WTO आया। और WTO का आने का यही काम था कि टू मेंटेन पीस अमंग कंट्रीज़, यानी कि एंड टू ऑल्सो इस्टेब्लिश अ मैकेनिज़्म फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी कि जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते थे एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो उसके बीच एक मैकेनिज़्म का काम किया WTO ने, तो जिससे कि लोगों के जो देश हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में झगड़े ना हो। सो ये सभी मेन फंक्शन रोल है किसका? WTO का। देन नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ प्राइस कोटेशन। टाइप्स ऑफ प्राइस कोटेशन यानी कि किस तरह के प्राइजेस होते हैं, पर ये याद रखना है जो यहाँ पे हम प्राइजेस डिस्कस कर रहे हैं वो शिपिंग रिलेटेड ही हैं, जो शिप ट्रांसपोर्ट है उससे ही रिलेटेड हैं, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। लोको प्राइस and FOR free on rail, FAS free alongside ship, FOB free on board, then CAF यानी कॉस्ट एंड फ्राइट, CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट, यानी कि ये सारे अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट हैं, जैसे कि हम कुछ इसमें से डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को यानी गुड्स या वेसल जो भी है उसको शिप तक पहुंचाता है, वहाँ तक का जितना भी खर्चा है वो सारा कौन बेयर करेगा? यही मतलब कि एक्सपोर्टर करेगा। और उसके बाद जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जब वो चीज़ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, तो वहाँ से लेके उसके एक्चुअल डेस्टिनेशन तक ले जाने का जितना भी कैरीज या तो वहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट और ये सभी चीज़ें किसको पे करनी होगी? इंपोर्टर को पे करनी होगी। देन लोको प्राइस यानी कि वही होता है, लोको प्राइस यानी कि जो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ कोई भी चीज़ का कॉस्ट है उसके अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी इंक्लूड हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लोको प्राइस। फ्री ऑन रेल यानी कि ये कॉस्ट क्या होता है? ये रिलेटेड टू जो मतलब कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट की जा रही है बाय वे ऑफ रोडवे या तो रेलवे, और उसको उस पर जो है मतलब वहाँ तक पहुँचाने का जो एक्सपोर्टर है उसको या तो रेलवे तक पहुँचाने का या तो जो भी रोडवे का जो भी व्हीकल है वहाँ तक पहुँचाने का जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपोर्टर करता है, तो वो फ्री और रेल ये सब चीज़ें होती हैं। देन CF यानी कि कॉस्ट एंड फ्राइट, यानी कि इसमें क्या होता है? ये कॉस्ट ऑफ द गुड यानी कि FOB भी इंक्लूड करता है, और फ्राइट यानी कि वो जितना भी फेयर है, यानी कि वो चीज़ जो भाड़ा है बोल सकते हैं वो चीज़ को उसके एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, तो वो भी इंक्लूड करता है। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, यानी इसमें तीनों चीज़ इंक्लूड होती है। जो एक्सपोर्टर है वो चीज़ यानी कि एक तो कॉस्ट पे कर रहा है, ठीक है, वो उसके बाद इंश्योरेंस भी उसका जो है उसका इंश्योरेंस भी कवर कर रहा है, एंड फ्राइट यानी कि उसके जो जो चीज़ सप्लाई कर रहा है, जो चीज़ इम्पोर्टर तक पहुंचानी है उसको वहां तक पहुंचाने का जो चार्ज है फ्राइट है वो भी कौन बेयर कर रहा है?
तो वो कर रहा है एक्सपोर्टर, तो उसको हम CIF भी बोलते हैं। इसी तरह से और भी प्राइजेस हैं, जैसे कि एक्स शिप प्राइस, इनबाउंड प्राइस, लैंडेड प्राइस, ड्यूटी पेड प्राइस, फ्रैंको और रेंडर ऑफ फ्री प्राइस। So now we are going to discuss about some act and when they were established. सबसे पहली एक्ट जो है वो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट दैट केम इन 1932, दैन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपटीशन एक्ट इट केम इन 2002। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट क्यों आई थी? पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एंड उसके बारे में प्रोविजंस एंड सब चीज़ें लेके आई थी। देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आई थी बैंक को रेगुलेट करने के लिए। देन कंपटीशन एक्ट आई थी जो मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हो रही थी, ठीक है, वो सब चीज़ों को रोकने के लिए, और जो भी मोनोपोली से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही थी। देन लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर दैट सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कि आपने अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ ज़रूर आपने ध्यान दी होगी कि पार्टनरशिप एक्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंक्लूड नहीं होता। और ये चीज़ों को इंक्लूड कौन करता है? 2008 की जो लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट आई है, ये पहले ऐसा होता था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कोई जगह नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में, एंड नाउ इट इज़ इंक्लूडेड इन लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट नाउ। उसके बाद कंपनी एक्ट आया 1956 एंड अब न्यू कंपनी एक्ट आया है जो 2013 में आया हुआ है। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, it was established in 1946 for settling industrial disputes and for creating a mechanism for industrial वर्किंग। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे थे, चाहे वो वेज रिलेटेड हो या एम्प्लॉय रिलेटेड, वो सबका सेटलमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया 1946। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956, पहले मेज़रमेंट को लेके कि कौन सा स्टैंडर्ड रहेगा वेट या मेजर्स के लिए, तो उससे रिलेटेड एक्ट आई है 1956 में। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो ये जो फॉरेन ट्रेड एक्ट जो आई है वो 1992। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, आपको पता होना चाहिए पहले फेरा था, उसको चेंज करके फैमा कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अब वो मैनेजमेंट एक्ट कर दिया। पहले था कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम होता था कि किस तरह से उसको रेगुलेट करना है, और अब ऐसा है कि वो चीज़ को बहुत ज़्यादा और अच्छा करने के लिए आर हटा के एम लेके आए, मैनेजमेंट। अब रेगुलेट नहीं, मैनेज कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक। फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसमें सारी चीज़ें वेजेस, वुमेन से रिलेटेड एम्प्लॉई जो भी हैं, चाहे चाइल्ड हो, ये सभी चीज़ें, उनका पेमेंट, उनके वर्किंग आवर्स, और ये सभी चीज़ें इसमें फैक्ट्री एक्ट में इंक्लूड हुआ है। दैन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, जो वर्कर्स होते हैं उनको कितना कंपनसेशन होना चाहिए, वो एक्ट 1923 में आई। देन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट दैट केम इन 1952। देन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट केम इन 1972। मिनिमम वेजेस एक्ट दैट केम इन 1948, इट इज़ फॉर डिस्कसिंग what amount of minimum wages should be paid to employees एंड मतलब एक सिक्योरिटी देने के लिए एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को कि उनको इतना तो वेज मिलना ही चाहिए, इसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है जिससे उनके साथ कोई अनफेयर चीज़ ना हो। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्ट 1948। देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कि अब इस एक्ट के हिसाब से और जो वुमेंस होती हैं उनको आई थिंक कुछ 3 to 6 मंथ का मैटरनिटी बेनिफिट लीव भी मिलता है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, विथ पे मिलता है, तो वो सब चीज़ें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से ही होती हैं। देन बोनस एक्ट 1975, इट इंक्लूड्स प्रोविजंस रिगार्डिंग बोनस। सो ये सारी एक्ट हैं जो आई हैं। नाउ स्टूडेंट्स,
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनकम टैक्स। सो जो स्टूडेंट्स बीकॉम वाले हैं उनके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, तो ये चीज़ मैं एमकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर रही हूँ। तो जो है ये जो ये पार्ट है इनकम टैक्स वाला, वो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स स्किप करके आगे का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में जो इनकम हमारी कैलकुलेट की जाती है उसका पहला स्टेप होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। सो हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस में मेनली दो टाइप के रेसिडेंट होती है, एक रेसिडेंट होता है, दूसरा नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में भी दो सब टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो फॉर बिकमिंग रेसिडेंट विद एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए कोई भी पर्सन को दो बेसिक कंडीशन में से एक उसको कंप्लीट करनी होगी, और उसके साथ साथ उसको जो एडिशनल हैं वो दोनों तो कंपलसरी उसको जो है पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर पाता है तो ही वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। बेसिक कंडीशंस जो है ना फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए होती हैं। पहली दो कंडीशंस जैसे कि लिव इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज प्रीवियस ईयर in the previous financial year, or must have been in India 365 days during 4 preceding previous years and 60 days in the current financial year। कि रेसिडेंट, पहला तो आपको ये याद रखना है कि रेसिडेंट होने के लिए उसको दो में से एक कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कि वो कम से कम पिछले साल में कम से कम या तो 182 डेज़ रहा हो, कितना 182 डेज़, और इसके साथ साथ कि या तो वो जो है जो प्रीवियस 4 साल हैं पहले जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इससे जो प्रीसीडिंग के 4 ईयर्स हैं उसमें कम से कम वो इंडिया में 365 डेज़ रहा हो, कितना 365 डेज़ रहा हो। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे और नहीं है, एंड 60 डेज़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रहा हो। या तो वो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करे या तो ये करे, ठीक है। तो इन दोनों में से एक फुलफ़िल हो जाएगी तो वो रेसिडेंट हो गया, इंडियन रेसिडेंट। इसके साथ साथ उसको दो कंडीशंस ये पूरी करनी पड़ेगी, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 9 out of 10 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, और हैव बीन इन इंडिया इन टोटल 729 डेज। सो उसको वो कंडीशन जो उसमें से एक कंडीशन फुलफ़िल करेंगे तो वो हो गया रेसिडेंट। एंड उसके साथ साथ अगर उसने ये दोनों कंडीशन जो एडिशनल कंडीशंस है, कौन कौन सी हैं एडिशनल कंडीशंस, तो एडिशनल वाली है कि कम से कम पिछले 10 साल में से वो 9 साल रहा हो इंडिया में, और या तो वो यहाँ पे इंडिया में 729 टोटल डेज़ रहा हो, ठीक है। अगर उसने वो दो जो बेसिक कंडीशन में से एक फुलफ़िल कर दिया या दोनों फुलफ़िल कर दिया, उसके साथ साथ ये दोनों फुलफ़िल की, तो उसको बोला जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट अगर उसने फुलफ़िल की सिर्फ और सिर्फ वो दो बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफ़िल होगी, और इसमें से अगर उसने एक ही कंडीशन फुलफ़िल की जैसे कि कोई भी एक, तो वो माना जाएगा कि रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देन नॉन रेसिडेंट यानी कि कोई भी पर्सन है जिसने इतनी जो है चाहे बेसिक हो चाहे एडिशनल कंडीशन, कोई भी कंडीशन उसने फुलफ़िल नहीं की, तो उसको नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा, यानी कि वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है। देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, बिजनेस फ्रॉम सैलरी होता है। तो यहाँ पे बिजनेस फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है, तो जैसे कि इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इनकम फ्रॉम विनिंग बुल रेसेस, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एज डोनेशन। यानी कि सारी इनकम जो है जैसे डिविडेंड वाली है, हॉर्स रेस से इनकम हुई, या कोई बुल रेस में से हम विनिंग हुए, या तो इनकम फ्रॉम शेयर्स अदर देन इंडियन कंपनी, यानी कि इंडियन कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी थी उसके जो शेयर्स पे अगर डिविडेंड मिला है वो, या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है मतलब डोनेशन, ये सारी अमाउंट सारी किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, ठीक है।
एग्रीकल्चर इनकम भी आती है। सो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने जो डिटेल डिस्कशन वीडियोज़ है उसमें अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एली अपडेट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से हमारा डिटेल डिस्कशन एंड वीडियोज़ सभी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस topic is important for BCom and MCom both students, so student please watch from here। so अमालगमेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन 2 पॉइंट्स हैं। तो अमालगमेशन यानी कि when 2 or more companies wind up or go into liquidation and a new company is formed, then this type of situation is called amalgamation। यानी कि यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट होके या विंड अप हुई हैं और उसके बाद एक नई कंपनी बनाई गई है, तो उसको अमालगमेशन बोलते हैं। प्लीज़ बी रिमेंबर दैट अमालगमेशन में कम से कम 3 कंपनीज तो इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि 2 लिक्विडेट होके एक नई कंपनी बन जाती है तो 3 हो गई। एंड वहाँ पे लिक्विडेशन तो होता ही है और वहाँ पे एक न्यू कंपनी बनती ही है। और जो ये इस टाइप का होता है यहाँ पे मोस्टली ये जो ये कंपनीज़ होती हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस की होती हैं, ठीक है। नाउ एब्जॉर्प्शन क्या है, वन कंपनी बायज द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। एब्जॉर्प्शन इन शॉर्ट मीन्स व्हेन वन वीकर और स्मॉलर बिजनेस is purchased by a stronger or big company, then it is termed as absorption। यानी कि absorption में कि सपोज क्या है कि कोई एक वीक कंपनी है या छोटी सी कंपनी है, तो उसको क्या बड़ी कंपनी है तो स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या कर लेती है, परचेस करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि एक तरह का मर्जर हुआ। तो यू मस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है एक कंपनी अपने अंदर इसको इंक्लूड कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनी होती हैं, तीसरी कंपनी का काम नहीं होता और यहाँ कोई न्यू कंपनी नहीं बनाई जाती। आई होप कि आपका अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अमालगमेशन जो होता है वो 2 टाइप से होता है, इन द नेचर ऑफ परचेजर होता है, इन द नेचर ऑफ वो होता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। 2 टाइप का होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन की बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे कि लम्प सम मेथड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, नेट पेमेंट मेथड, नेट वर्थ नेट असेट्स मेथड। ये सारी जो मेथड्स हैं वो किस लिए होती हैं, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट कॉस्ट, कैसे कैसे कॉस्ट होते हैं हमारे बिजनेस में। जैसे फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट को दूसरे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। यानी कि ऐसा कॉस्ट कि आप कह सकते हो कि आपका सेल कितना भी बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। ये ना तो कोई प्रोडक्शन अगर ज़ीरो भी हो रहा है ना तो भी उसका, जैसे सपोज़ फिक्स कॉस्ट 500 है और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 500 हैं, अगर 500 से ये ज़ीरो प्रोडक्शन हो गया, ज़ीरो यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, तब भी फिक्स कॉस्ट तो 500 ही रहने वाला है। और अगर 500 से 1000 भी पहुंच गया प्रोडक्शन, तब भी ये फिक्स कॉस्ट कितना ही रहेगा, 1000 ही रहेगा, 500 ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट क्या है कि वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है और इट रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। Then variable cost, that is also termed as prime cost। variable cost changes with the change in the units of production। अगर सेल्स यूनिट या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सेज कि ये वेरिएबल इन नेचर होता है, ये बदलता रहता है। देन शट डाउन कॉस्ट इज़ रिफर्स टू टेम्परेरी शट डाउन ऑफ बिजनेस। ये ऐसा कॉस्ट है जो टेम्परेरी बिजनेस क्लोज होता है, बंद किया जाता है, तो वो वाला कॉस्ट होता है। देन अबंडनमेंट कॉस्ट, दैट इज़ परमानेंट शट डाउन ऑफ एन एक्टिविटी। यानी कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी परमानेंटली बंद कर दी गई हो तो वो जो कॉस्ट इनक्योर हुआ है उसको बोलते हैं अबंडनमेंट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट मेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस है उसके थ्रू कोई भी कैलकुलेट किया हुआ जो कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज़ रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो मनी रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट होगा तो उसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट कह सकते हैं। ना टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड होते हैं,
तो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ नॉमिनल इनकम क्या होती है? तो नॉमिनल इनकम यानी कि जो हमारे हैंड में जो हम इनकम रिसीव करते हैं, वो इनकम जो हमारे हाथों में आती है एक्चुअली इनकम, वो नॉमिनल इनकम हुई। नाउ रियल इनकम क्या है? तो ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स की कितनी खरीदी क्षमता है, कितना वो परचेजिंग पावर है, कितना वो कोई भी चीज़ को परचेस करने के लिए स्पेंड कर सकते हैं, तो उसे रियल इनकम कहेंगे। देन गिफ्ट एंड गुड्स, तो गिफ्ट एंड गुड्स तो ये भी एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। एंड गिफ्ट एंड गुड्स हम जब डिमांड की बात करते हैं, जब डिमांड के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको उसके मतलब जिसको लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे गिफ्ट एंड गुड्स भी आता है। और ये गिफ्ट एंड गुड्स का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट गिफन ने दिया था। और आपको याद रखना चाहिए कि गिफ्ट एंड गुड्स में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि चाहे उसका अमाउंट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उससे डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि अगर प्राइस घट रहा है कि बढ़ रहा है उन चीज़ों का, तो यहाँ पर से एक तरह से गिफ्ट एंड गुड्स एक तरह से वही इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स बोल सकते हैं, वो सभी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें में गिफ्ट एंड गुड्स इंक्लूड हो जाता है। नाउ when the sum of consumer surplus and producer surplus is maximum, जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर का सरप्लस दोनों मैक्सिमम होता है, तो उसको बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है। नाउ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय जेएस डेंसेनबेरी। जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो किसने दिया था? जेएस डेंसेनबेरी ने दिया था। MRTP एक्ट वॉज पास्ड इन 1969 एंड इट एक्सक्लूड्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये जो एक्ट है ये पूरी इंडिया को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हम कॉपरा बोलते हैं। ठीक है। नाउ सोवियत एम्परर, कुछ जो वो बोलते हैं ना ये फ्रेजेस टाइप ही, ये सोवियत एम्परर किसके लिए यूज़ होता है? लेट द बायर बीवेयर, यानी कि यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि बायर खरीदार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देन सोवियत वेंडर, यानी कि लेट द सेलर बिहेवियर, यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ हो तो वहाँ पे सेलर को बिवेयर यानी कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब पास हुई थी? 1930 में। नाउ ट्रेडमार्क एक्ट that was passed in 1969. Essential Commodities Act that was passed in 1955. Standards of Weights and Measurement Act, it was passed in 1969. Now what is micro business environment? So micro business environment also known as internal business environment. माइक्रो मतलब टाइनी, माइक्रो मतलब क्या होता है? टाइनी, यानी रिलेटेड टू सम पार्ट्स, जो कुछ चीज़ों को इंक्लूड करें, यानी कि बहुत एक जैसे कि माइक्रो मतलब हम यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, तो हम बोल सकते हैं कि एक मार्केट के बारे में हो, ये कुछ सप्लायर्स है, कुछ कस्टमर्स के बारे में, इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ सप्लायर, कुछ कस्टमर्स, ये मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। ये सभी चीज़ें हम माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट में। कौन सा? इंटरनल ना। और याद रखना है आपको, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट को इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, और ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी ना, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हमारा जो पूरा का पूरा न्याय तंत्र है, संविधान, मतलब ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगी। जो कानून बनाया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर उसके ऊपर से ही तो न्याय होता है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगी। नाउ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आएगा? तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सारी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन है कि डिप्लेशन है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सभी चीज़ें। इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि हमारे देश में कौन सा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम कि जैसे कि हमारा कैपिटलिस्ट है कि सोशलिस्ट है, ये सभी चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। नाउ नॉन इकोनॉमिक,
नॉन इकोनॉमिक में यही सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि सोशल है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल, ये सभी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। नाउ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या है? तो कैपिटलिज्म ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्री एंटरप्राइज है, जहाँ पे देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट and there is no control and command over resources, and everyone is free to do the business as per his liking। ठीक है, कैपिटलिज्म यानी कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है और सब अपनी मर्ज़ी से अपना बिजनेस या कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे किसी का कोई रोल नहीं है। इसी तरह से कैपिटलिज्म की तरह से सोशलिज्म ही होता है, जिसमें क्या होता है, सोसाइटी के द्वारा सब चीज़ें डिसाइड की जाती है, जहाँ पे या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल रहता है, वहाँ पे प्राइवेट का कोई रोल नहीं होता। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे मिक्स्ड में गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का ही रोल होता है। जैसे कि इंडिया भी हमारी कौन सी इकोनॉमी है, तो इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, और ये मिक्स्ड वाला जो सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सबसे पहले यूके और यूएसए में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब कि जो गवर्नमेंट के टैक्स रेट होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर या बोरोविंग्स होती हैं, ये सभी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में ही डिस्कस की जाती हैं। नाउ और मॉनेटरी पॉलिसी अगर होगी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे मॉनेटरी नहीं है तो मनी रिलेटेड जो डिस्कशन होता है, मनी रिलेटेड सभी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड करती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ मार्केट्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोप्सोनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आने का चांस है ही, 100% यहाँ से एक कवर होना ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे जो हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। तो अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, तो परफेक्ट नंबर ऑफ सेलर्स। तो इन परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, वहाँ पे नंबर्स ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं। मोनोपोली में देयर इज़ ओनली वन सेलर, एंड इन मोनोपोलिस्टिक देयर आर fairly large number of sellers, and in oligopoly there are few, it can be 4 to 5 sellers, and मोनोप्सोनी में जो सेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो मोनोपोली में बहुत कम होते हैं और ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं, मतलब मोनोपोली में तो एक ही होता है और सब में तो काफ़ी ज़्यादा ही होते हैं। देन नंबर ऑफ बायर, सो वी कैन सी हियर कि मोनोप्सोनी जो होता है, वहाँ पे सिर्फ एक बायर होता है, सिर्फ एक बायर, और सब में बायर्स तो ज़्यादा ही होते हैं, लार्ज ही होते हैं। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन, यू नो कि वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनियस, एक जैसे होते हैं। मोनोपोली में भी एक ही, जब प्रोड्यूसर एक ही सेलर ही है, तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट्स होमोजेनियस होते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ की क्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी होता है और मोनोपोली दोनों चीज़ का मिक्सर है। ओलिगोपोली में दोनों होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स भी होते हैं और डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं, यानी एक जैसे भी होते हैं और अलग भी होते हैं। इन मोनोप्सोनी जो है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। नाउ नेचर ऑफ नॉलेज, तो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, वहाँ पे जो नॉलेज ऑफ मार्केट की बात करें, तो जो बायर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है। मोनोपोली में कुछ हद तक ही इनको इन्फॉर्मेशन होती है। मोनोपोली जैसे हम देखते हैं ना गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में, मोनोपोली जैसे रेलवे है और ये सब चीज़ें हैं, डिफेंस, मिलिट्री, तो उसकी ज़्यादा हम मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। मोनोपोलिस्टिक तो वहाँ पे कुछ सम नॉलेज होती है। ओलिगोपोली और मोनोप्सोनी में भी कम ही नॉलेज होती है, सम। सिर्फ परफेक्ट नॉलेज कहाँ पे होती है? परफेक्ट कंपटीशन में। नाउ एंट्री इन एग्जिस्ट,
यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो फ्री होता है। मोनोपोली जहाँ पे तो गवर्नमेंट का होता है तो वो क्लोज होती है, वहाँ पे कोई भी आके बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री होता है, एवरीवन कैन हैव अ मार्केट, खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सभी को अलाउड होता है। ओलिगोपोली में बहुत कम मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी क्लोज रिस्ट्रिक्शन होता है। और मोनोपोली जो होता है वहाँ पर भी क्लोज्ड ही होता है। तो खाली फ्री कहाँ पे होता है, जो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मार्केट पावर, जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे कोई पावर नहीं होता मार्केट के पास। देन मोनोपोली है, वहाँ पे जो सारा का सारा हैंडल किसके अंडर होता है, वो मार्केट तो गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो वहाँ पे ज़्यादा पावर होता है। देन मोनोपोलिस्टिक है, वहाँ पे कम पावर होता है, स्लाइट पावर होता है, मतलब ये दोनों चीज़ का मिक्सर है, तो कम पावर होता है पर होता है। फिर जो ओलिगोपोली वहाँ पे इम्पोर्टेंट पावर होता है। देन मोनोपोली में भी लार्ज पावर होता है, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, तो परफेक्ट कंपटीशन को बोलते हैं प्राइस टेकर, यानी खुद प्राइस नहीं बनाते, इनको प्राइस फॉलो करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट या डिसाइड करती हैं जो अथॉरिटीज़। मोनोपोली जो है वो खुद प्राइस बनाती, मतलब मोनोपोली जो प्राइस बोलेंगे वो सेलर को देना ही पड़ता है, बायर को देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही है सेलर, तो उसकी चलेगी ना, तो वो होता है मोनोपोली प्राइस मेकर होता है। मोनोपोलिस्टिक भी प्राइस मेकर कहा जाएगा। ओलिगोपोली इज प्राइस मेकर एंड मोनोपोली भी प्राइस मेकर ही आएगा। प्राइस टेकर कौन होता है, परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे प्राइस खुद नहीं, जो जो चल रहा है प्राइस वही लेना पड़ता है, खुद का प्राइस सेट नहीं कर सकते। देन सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोली में भी नहीं होता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होता है, ओलिगोपोली में भी होता है, मोनोपोली में नहीं होता है। देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। और जो है ये स्लोप, जो यहाँ पे बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किसमें, मोनोपोली में, तो लेस इलास्टिक होती है और नेगेटिव स्लोप होता है। और यहाँ पे अगर देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, बट बहुत ज़्यादा ही इलास्टिक होती, मोर इलास्टिक। देन यहाँ पे जो ओलिगोपोली है वहाँ पे किंग्ड डिमांड कर्व होती है, और मोनोपोली में नेगेटिव स्लोप होता है, जो बोलते हैं ना कि डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, तो जो परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला वाइज पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सी मार्केट, सपोज आपको दे दिया कि परफेक्ट जो मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ पे क्या कैसा होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये आएगा कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सेम वे में मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर होता है, और सेम वे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली हो और मोनोपोली, सब में एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। नेचर ऑफ प्रॉफिट, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे सेलर की चलेगी, जैसे कि ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, और जो मोनोपोली में एक ही बायर होता है, और मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, तो ये सब चीज़ों में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन वर्ड ऐड है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस में होता है वो होता है, और एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन नाउ एज आई डिस्कस्ड कि अमालगमेशन तो वही होता है ना कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट हुई, एक नई कंपनी बन गई, तो वो अमालगमेशन हो गया। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट रेशियो, तो लिक्विड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, जो कैश में एक मतलब जो लाइबिलिटीज़ जो मतलब बोल सकते हैं ना कि 1 ईयर के अंदर पे होने वाली जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं। और असेट्स की बात करें तो क्विक असेट्स में आते हैं करंट असेट्स, लेकिन उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो वो क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स डिवाइड बाई करंट
लाइबिलिटीज़। तो ये इसका रेशियो का फॉर्मूला हुआ। देन यू मस्ट रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड क्विक रेशियो कौन सा माना गया है, 1:1। सॉल्वेंसी रेशियो इसलिए फाइंड किया जाता है जिससे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पता चल सके। क्या पता चल सके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कि कितनी जल्दी कंपनी जो है ये लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकती है। देन डेब्ट इक्विटी रेशियो कि ये इसलिए होता है, फाइंड किया जाता है टू असर्टेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि लॉन्ग टर्म पोजीशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की वो जानने के लिए कि डेब्ट का इक्विटी से कितना रेशियो है। देन ये कैसे फाइंड करते हैं, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, तो ऊपर हम डेब्ट को डिवाइड करेंगे इक्विटी से। डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। यू मस्ट रिमेंबर दैट डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स आते हैं, माइनस करेंगे इसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस असेट्स को, तो इससे हमें शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला भी है कि टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस करेंगे तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एक्टिविटी रेशियो को हम परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीवी रेशियो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब वो जानने के लिए एक ऐसा पीवी रेशियो इसलिए यूज़ होता है कि हम जान सकें कि कौन से पॉइंट पे जो है कंपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में होगी, या कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को जानने के लिए कि उस पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम बाहर गए तो हमें लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। ये सब चीज़ें जानने के लिए तो पीवी रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, दो टाइप से। एक तो ये होता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, इंटू 100। या तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है, या तो आप जैसे सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे ना तो कंट्रीब्यूशन ही आता है, तो या तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो इस तरह से आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टोटल सेल्स एंड सेल्स एट बीपी पॉइंट। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी वो डिफरेंस है किसका, कि हमारी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी है और एक्चुअल सेल्स कितनी है, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है ना उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। और जो है फार्मूला होगा पीवी रेशियो, इस फार्मूले से भी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे कि तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमने बता ही दिया कैसे होगा कि बीपी सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स क्या है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। देन पीवी रेशियो अगर 2 साल की इंफॉर्मेशन 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी है, 2 ईयर्स की कम से कम, तो वहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर 2 साल से ज़्यादा ईयर की इंफॉर्मेशन दी है तो वहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट, यानी कि 2 ईयर्स का जो प्रॉफिट दिया होगा उसका माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस जो मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। एंड डिवाइड बाय चेंज इन सेल, कितना चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का सेल, तो उसका डिफरेंस, तो वो दोनों लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें पीवी रेशियो मिल जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिससे हमें पीवी रेशियो मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन नाउ वी विल सी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, एज वी नो दैट कि अगर प्राइस राइज होता है, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर प्राइस राइज हुआ तो अगर प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे इसका उल्टा ही होता है, जैसे कि वेबलन गुड्स जैसे कि डायमंड, जैसे डायमंड है, अगर उसका प्राइस बढ़ा तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं इसको ऐसा समझते हैं एज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज एंड रॉयल्टी। तो उसको दिखाने के लिए वो लोग अगर ऐसी चीज़ों का डिमांड कम हो
प्राइस रिड्यूस हो गया तो डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों का मतलब यूज़ इसलिए करते हैं कि वो सिर्फ वही लोग परचेस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ में अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, हाँ, घटती नहीं है। सेम वे में गिफ्ट एंड गुड्स होते हैं। तो गिफ्ट एंड गुड्स जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि जो लो क्वालिटी ऑफ जो होते हैं राइस या तो जो भी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब हैं तो वो वीट की जगह पे बाजरा ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि इनका प्राइस कम होता है तो इनकी डिमांड क्या होती है कि इनकी डिमांड कम हो जाती है, और यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि उनका परचेजिंग पावर जो है इंक्रीज़ हो गया है कंज्यूमर का। वो सोचते हैं उतने में ही वो दूसरा सामान भी मतलब इस चीज़ का कम यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ कर रहे थे, और अच्छी क्वालिटी का भी परचेज़ करने का सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो गिफ्ट एंड गुड्स और वेबलन गुड्स ये दोनों चीज़ें एक्सेप्शनल ऑफ डिमांड के। एंड यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी इग्नोरेंस अबाउट क्वालिटी भी होता है। जैसे कि हम बात करें तो कोई चीज़ है जिसका हाई प्राइस है तो यहाँ पे क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। यू ऑल नो दैट कि हर एक पर्सन में नॉलेज तो होता है, लेकिन उस नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल यूज़ देने के लिए एंड हमारी स्किल्स को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़, इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉयज़ टू द बिजनेस। इंडक्शन ट्रेनिंग वो होती है जब एम्प्लॉयज़ को कोई मतलब जब वो नए नए आते हैं बिज़नेस में, तो उनको बिज़नेस से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर जॉब ट्रेनिंग यानी कि जो जॉब है, जॉब रिलेटेड नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए वो जो ट्रेनिंग दी जाती है। देन प्रमोशनल ट्रेनिंग, फिलिंग वैकेंसी थ्रू प्रमोशन, यानी कि अगर कोई भी मतलब वैकेंट पोस्ट है, हायर पोस्ट, तो वहाँ पे ऐसा कंपनी सोचती है या बिज़नेस ऐसा सोचते हैं कि जो हायर पोस्ट हैं उनको जो अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उससे ही फिल करवाई जाए। तो वो जो ऑलरेडी जो कम जो लो पोस्ट पे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो प्रमोशन को फिल कर सकें। तो ऐसी ट्रेनिंग। देन रिफ्रेश ट्रेनिंग, टू गिव न्यू ट्रेनिंग टू रिफ्रेश नॉलेज, यानी कि कोई भी नई ट्रेनिंग दी जाए किसी भी एम्प्लॉयज़ को कि उसकी नॉलेज क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, रिफ़्रेश हो जाए, तो वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। देन इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी, यानी कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग केन टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजिकल, यानी कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते रहें कि कुछ नया सीखने के लिए, तो वो इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। नाउ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो ऑफ द जॉब होती हैं, जैसे कि वेस्टिबल ट्रेनिंग या वो होती है जो एक्चुअल मतलब एक आपको एक बोलते हैं ना डमी मॉडल क्रिएट किया जाता है। जैसे आप मशीन पे काम करने जा रहे हो वैसी ही मशीन्स वैसा ही पूरा का पूरा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1-2 महीने ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जब एक्चुअल काम करने जाएँ तो वहाँ पे वेस्टेज कम हो जाए और उनकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो। तो वो इस तरह की ट्रेनिंग होती है, वेस्टिबल ट्रेनिंग। देन और भी तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। तो जैसे क्राफ्ट ट्रेनिंग आती है एंड बहुत सारी ट्रेनिंग है ये जो हम लोगों ने जो है हमारे कंटेंट में डिस्कस किया हुआ है, एंड वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टी रेशियो क्या होता है। तो प्रॉपर्टी रेशियो यानी कि ओनर्स का ही होता है रेशियो, ठीक है। तो उसका होता है इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स। क्या होगा फॉर्मूला, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स। अब दूसरा है हमारा जो रेशियो टोटल असेट्स टू डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेप्ट इक्विटी यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स। देन डेप्टर टर्नओवर, डेप्टर्स किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे सेल्स से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी डेप्टर। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेप्टर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा
फॉर्मूला हुआ। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कितने डेज होते हैं ईयर के, एंड डिवाइड बाय डेब्टर टर्नओवर रेशियो, तो इससे हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा। देन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, creditors are related to our purchases, so our formula will be net credit purchase divided by average creditors plus average bills payable, and average payment period equal to number of days in a year, that is 365 divided by creditors turnover ratio. Here we are finding average payment period, so we are taking creditor turnover ratio. Now types of T bills introduced in 1986, जो टी बिल्स थे वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1986, ट्रेजरी बिल्स जिसको बोलते हैं। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 14 डेज़, फिर 14 डेज़ इंटरमीडिएट, 91 डेज़ ऑक्शनेबल, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। यानी कि जो टी बिल्स है उसका जो टाइम पीरियड है 14 से लेके 364 डेज़ तक का होता है, और ये इतने टाइप्स के होते हैं। नाउ सी डी, सो कमर्शियल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो 1989 में आए थे, एंड सीपी यानी कमर्शियल पेपर जो आए थे वो 1990 में। कमर्शियल बिल्स भी जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो 1990 में। सीएमएम यानी कि कॉल मनी मार्केट, या ओवरनाइट बोरोइंग, या मनी एट कॉल, ये बोल सकते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जो इंट्रोड्यूस हुए थे 1992 में, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, और इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो इसको सेबी के अंडर कब लिया गया है, 2000 में। देन रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है कि जिस रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फंड्स देती है, किसको? प्राइवेट बैंक्स इन द कंट्री, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, अपने में से थोड़ा सा फंड या तो सिक्योरिटीज़ देती है। एंड रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब गवर्नमेंट उनसे वापस बोरोइंग्स खुद परचेस करती, रीपर्चेस करती। कौन? गवर्नमेंट। तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एंड रेपो और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीज़ बहुत मोस्ट आईएमपी है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देन ये कॉन्सेप्ट आया था 1992 में, और रिवर्स रेपो रेट आया था 1996 में। आपको पता कर मतलब रखना ही चाहिए कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे गवर्नमेंट फंड्स देती है, किसको? प्राइवेट बैंक्स को। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे गवर्नमेंट उनसे वापस वो फंड्स लेती है। देन सीएमबी, सीएमबी यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल्ड, and that was introduced in 2000. Now credit rating began in 1988 in India by ICICI Industrial Credit and जो कॉरपोरेशन था ICICI एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन दोनों ने जॉइंटली क्रेडिट रेटिंग यानी कि क्रेडिट देना चालू किया था। और कब? 1988 में। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय, ये सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन मूडी ने, यूएसए के थे, और कब किया था? 1909। नाउ क्राइसिल यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन इकरा यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991। ये सारे फुल फॉर्म तो आपको ध्यान रखने ही है। देन केयर, केयर यानी कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, 1993 बाय आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इस्टेब्लिश किया था 1993 में। फिर ओनिक्रा यानी कि ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। स्मेरा यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन September 2005। एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कॉम्पिलेशन, तो इसके चेयरमैन कौन थे? YV रेड्डी, ठीक है। और जिन्होंने अपना जो रिपोर्ट है मनी मार्केट पे था, वो सेकंड वर्किंग ग्रुप उस पर कब मनी मार्केट के ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट की थी, कब की थी? जून 1998 में। आपको याद रखना चाहिए कि जो आरबीआई है वो हमारा मनी जो फ्लो है उसको, मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। और पहले जो मनी सप्लाई जो मार्केट में थे 4 टाइप के थे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। और ये कब से कब तक थे? 1977 से लेके 19
98 तक थे, और जिसको हटा के अब दूसरे 5 मनी फ्लो आए हैं, यानी कि इसके साथ साथ M0 भी ऐड किया गया है। कौन सा? M0 से लेके ये इतने, मतलब ये हटा के दूसरे लिए गए, M0 ऐड हो गया है। नाउ M0, M0 क्या है? तो MO या M0 जो भी बोल सकते हो आप, वो पहला है रिजर्व मनी, जिसके अंदर आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जो हमारे कंट्री में जो करेंसी सर्कुलेट है, कॉइन्स है, नोट्स है, या प्लास्टिक जो नोट्स हैं, तो ये सभी चीज़ें करेंसी सर्कुलेशन में आता है। प्लस बैंक का डिपॉजिट्स, जो बैंक में डिपॉजिट्स हैं विद RBI, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, यानी कि जो दूसरे डिपॉजिट्स हैं RBI के साथ, ये सब आता है रिजर्व मनी। देन M1, जिसको नैरो मनी बोला जाता है, जिसमें क्या क्या आएगा? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड, ये चीज़ आती है। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। देन M2 क्या है? तो M2 देखो, M0 था, ये बेसिक वाला था, M1 नैरो मनी है, देन M2 यानी कि M1 इंक्लूड होगा पूरा, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। देन ब्रॉड मनी, M3 को क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी याद रखना है आपको। M1 को नैरो मनी बोलते हैं एंड M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसमें M1 भी इंक्लूड होता है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम्स। देन M4 इंक्लूड्स M3, यानी ब्रॉड मनी इंक्लूड करता है, प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। देखो जितने भी यहाँ पे जो M2 में देखा है, तो वहाँ पे सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स को ही लिया गया है, बट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के सारे डिपॉजिट्स दिया गया है, M3 एंड ऑल डिपॉजिट्स। लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया गया। नाउ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। जो NCERT है, जो हमारी टेक्स्ट बुक को पब्लिश करने का काम करता है एंड टीचर्स को ट्रेनिंग देने का भी काम करता है, तो ये सब चीज़ें जो है, ये NCERT कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दूसरी चीज़ें UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 28 दिसंबर 1953। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, तो ये चीज़ तब आई थी। तो आपको याद रखना, सबसे पहले UGC आया था 1953 में, फिर 1961 में NCERT आया था, 1962 में आया था न्यूपा। न्यूपा यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली में। ठीक, उसके बाद नेक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जो बेंगलुरु में है, वो 1994 में आया। ये है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्रेडिट, उनका असेसमेंट करके उनको क्रेडिट देने का काम करता है कि किसकी रैंकिंग क्या है, ये ऐसा काउंसिल है। सो ये सभी चीज़ें कब स्टैब्लिश हुई थी, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। नाउ CSS यानी क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नाउ सम इम्पॉर्टेंट डेज मस्ट रिमेंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे, it is celebrated on 7th April. World Population Day 11th July. World Ozone Day 16th September. World AIDS Day 1st December. And you must remember all these days also. Then IBRD. IBRD is known as International Bank for Reconstruction and Development. IBRD जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड ये कब हुई थी, मतलब स्टैब्लिश हुई थी 1945, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो ये स्टैब्लिश हुई थी 5 दिसंबर 1945 में, बट इसका फंक्शन चालू हुआ था, कब से काम करना चालू किया था? जून 1946 से। तो IBRD है, ये 5 चीज़ें इंक्लूड करता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? तो आएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 1956 में आया। देन मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट केम इन 1988 1 अप्रैल। देन ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये कब से फोर्स, मतलब 1965 में आया था, लेकिन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1966।
देन बीपा यानी कि बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट। नाउ इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ, इंडिया किसका किसका मेंबर है, ये सभी किसका है, IBRD, IFSC, IDA, मीगा, इन सबका मेंबर है। टोटल मेंबर ऑफ WTO कितने हैं, 164 हैं। 163rd कौन था, लिबेरिया बना था। कौन बना था, लिबेरिया, जो 14 जुलाई 2016 को आया। और जो सबसे लास्ट 164th है वो कौन बना, अफगानिस्तान, 29 जुलाई 2016 को आया। वर्ल्ड बैंक किस लिए है, तो वो जो वॉर रिकन्स्ट्रक्टेड कंट्रीज़ थी उनको फंडिंग देने के लिए, उनकी जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक आया था। और उसका मेन मोटिव था टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू वेरियस कंट्रीज़। तो मेन उसका काम है कि लॉन्ग टर्म लोन्स देना। देन IMF केम फॉर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है, तो वर्ल्ड बैंक। IMF एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये शॉर्ट टर्म लोन देता है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज established on December 1966 एंड हेडक्वार्टर इज एट मैनीला। OCR यानी कि ऑर्डिनर कैपिटल रिसोर्सेज। नाउ IDA इज़ नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो। जो IDA है, ठीक है, उसको सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है उसको। और ये इस्टाब्लिश हुआ था 1960 में। इसके मेंबर 159 मेंबर्स हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में है। GTT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो है 1944 तक ही रहा था, 1994 तक चला था। और इसकी जगह पे WTO आया था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। तो WTO में कौन कौन सी कमेटी हैं, तो दो मेन कमेटी हैं। एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो झगड़ों को यानी कंट्रीज के बीच में जो झगड़े होते हैं उसको सुलह करने का काम करती है। और दूसरा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी कि बहुत सारी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी क्या है उसको रिव्यू करने का काम करती है, वो है TPRB यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। देन फेमा, आपको मैंने बताया था कि जो पहले फेरा आई थी उसको फेमा ने एक्सचेंज, जो फेरा उसको फेमा ने ले लिया, एक्सचेंज कर लिया। और फेमा 1999 में आई थी, बट विद इफ़ेक्ट हुई थी फ्रॉम 2000। देन एग्जिम पॉलिसी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है वो कब आई थी, 1 जनवरी 1981। और उसका जो वर्किंग स्टार्ट हुआ था 1982 में। देन SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इट इज़ अ रिजर्व असेट। SDR एक तरह का रिजर्व असेट होता है जिसको गोल्ड पेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। देन EPCG किसका फुल फॉर्म है, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी। ECBS एंड एक्सटर्नल कमर्शियल ड्राइंग्स। DFEC यानी कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस इज स्प्रेड रेट। स्प्रेड रेट यानी कि जो बिड बोली लगाई है और जो आस्क प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस। नाउ स्पोर्ट रेट वेयर करेंसी आर ट्रेडेड इमीडिएटली डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी टेक्स प्लेस। जहाँ पे करेंसी इमीडिएटली डिलीवरी हुआ है, तो मतलब उसके बाद ही ट्रेडिंग हुआ, तो उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। देन फॉरवर्ड रेट यानी कि एक तरह का वो इंटरेस्ट पेमेंट का होता है फ्यूचर डिलीवरी डेट के लिए। वो रेट जो डिसाइड होता है फॉर पेइंग इंटरेस्ट एट अ फ्यूचर डेट, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेट। और ये मोस्टली अप टू 2 ईयर्स ही होता है। स्वैप यानी कि दो डिफरेंट अलग अलग डेट्स। फॉरेक्स रिस्क, तो ये किस वजह से होता है, जो रिस्क ये होता है फॉरेक्स रिस्क ये होता है एक्सचेंज रेट का जो मूवमेंट होता है उसके वजह से। देन GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो इसको बोलते हैं बैंक सर्टिफिकेट जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होता है। देन FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा कब दिया, 1993 में, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई थी 1992 उसके बाद।
नाउ UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड टी बिल को ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, जिसको ज़ीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. So students, I have explained whole video and cover most of the topics which can came into MCOM and BCOM exam. So students, यहाँ से बहुत सारे questions आएंगे ही आएंगे, एंड मैंने कोशिश की है कि आपको परफेक्ट नॉलेज दे पाऊँ. लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारा LU अपडेट जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF भी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि हमारे आप लेक्चर्स आपको मिल सकें, वीडियो लेक्चर्स, और हमारे रिटन नोट्स जो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हैं फॉर LU, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं. तो वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप से कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको एक नॉमिनल चार्ज ऑफ 99 रुपीज़ पे मिल जाएंगे.